पाश्चात्य और भारतीय गणित का तुलनात्मक अध्ययन। नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य गणित और भारतीय गणित का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। क्यों सरल, व्यवहारिक और अधिक उपयोगी है भारतीय गणित का यह पहला भाग है। तो आइए जानते हैं। फिल्म पूरब और पश्चिम का एक प्रसिद्ध गाना है जिसकी पहली पंक्ति में ही गणित में भारत के योगदान की चर्चा होती है। जब जीरो दिया भारत ने, अगली पंक्ति में दशमलव देने की बात भी कही जाती है, परंतु यह कहानी फिर भी अधूरी है। यूरोपियों ने हिंदुस्तान से केवल अंक गणित ही नहीं बल्कि ज्यामिति सहित लगभग सारा स्कूली गणित, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति और कैलकुलस तथा सांख्यिकी भी सीखी। भारत में गणित की जो संकल्पना विकसित थी वह सरल, उपयोगी और व्यवहारिक थी। इस व्यवहारिक लाभ के लिए ही यूरोपियों ने इसका आयात किया, लेकिन यूरोप में गणित की विधि अलग थी, इसलिए यूरोपियों को आयातित हिंदुस्तानी गणित समझने में सदियों तक कठिनाई आई। आखिरकार उन्होंने उसे बदल दिया और मैथमेटिक्स की अपनी परिकल्पना से जोड़ दिया। यूरोप में 1500 साल से चर्च का दबदबा रहा है, इसीलिए मैथमेटिक्स की यूरोपीय परिकल्पना भी चर्च की सियासत से जुड़ी हुई थी। चर्च की सियासत अनंत काल की परिकल्पना से जुड़ी थी और मैथमेटिक्स में अनंत की परिकल्पना इसी के अधीन हो गई। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हम पर उपनिवेशवादी शिक्षा प्रणाली थोपी गई। यह चर्च की ही शिक्षा प्रणाली थी। न केवल मिशन स्कूल अपितु ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी भी चर्च ने स्थापित की थी और सदियों तक उनका नियंत्रण किया। इसके अंतर्गत हमारा ही परिवर्तित गणित हमें एक झूठे इतिहास के साथ लौटा दिया, जैसा कि यह कह करके कि कैलकुलस का आविष्कार न्यूटन और लेब्निज ने किया, हमें उनकी नकल करनी चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी हम वही उपनिवेशवादी शिक्षा प्रणाली के आज भी शिकार हैं। हमने कभी समझा ही नहीं कि चर्च एक धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक संस्था भी है। उसका 3 सूत्री प्रचार सिर्फ यह था: पहला, गैर पश्चिमी सब कुछ तुच्छ है; दूसरा, पश्चिमी सब कुछ श्रेष्ठ है; और तीसरा, हमें हर छोटी से बड़ी बात में पश्चिम की नकल करनी चाहिए। इसी प्रचार से प्रभावित होकर हमने मान लिया कि हम गिरे हुए हैं। आज हर छोटी बड़ी बात में पश्चिम की अंधी नकल करते हैं। खास तौर से हमने बगैर किसी समीक्षा के यह मान लिया कि गणित करने की पश्चिम विधि ही श्रेष्ठ। इस पश्चिमी विधि ने मूल हिंदुस्तानी गणित की व्यवहारिक उपयोगिता किसी तरह से नहीं बढ़ाई, किंतु गणित को अत्यधिक जटिल बना दिया। इसी कारण से आज भारतवर्ष के बच्चे अधिकांशतः गणित को कठिन मानते हैं और उससे जी चुराते हैं। इसीलिए मैं गणित के क्षेत्र में भारतीयों के उन योगदानों की चर्चा नहीं करूंगा जो कि फिल्मी, गानों, इंटरनेट आदि पर बहुतायत में उपलब्ध है और जिनका उदाहरण कोई भी राजनेता आदि दिया करते हैं, क्योंकि जिस हिंदुस्तानी गणित पर हमें इतना गर्व है वह गणित हमारी शिक्षा प्रणाली से तलाकशुदा है। इसीलिए मैं उस सामान्य गुणगान से थोड़ा अलग हटकर आगे बढ़कर यह बताऊंगा कि भारतीय गणित आधुनिक यूरोपीय गणित की तुलना में कैसे
अधिक श्रेष्ठ है। असलियत यह है कि हमने गणित की अधिकांश विधाओं को केवल सबसे पहले ही नहीं किया, बल्कि अलग विधि से किया था। त्रिकोणमिति और ज्यामिति से लेकर कैलकुलस तक हमने अलग विधि से किया। यदि हम इस असलियत को जान और स्वीकार लें तो इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है कि कौन सी विधि श्रेष्ठ। यह समीक्षा अब तक नहीं की तो भी आज करना बहुत जरूरी है। यदि हमारी विधि श्रेष्ठ और उपयोगी है तो उस पर गर्व करना चाहिए और बात केवल गर्व करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि यह विधि वाकई में श्रेष्ठ और उपयोगी है तो इसे हमारी शिक्षा प्रणाली में वापस अपनाया भी जाना चाहिए। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदे हैं, इसे संक्षिप्त में समझने की कोशिश करूँगा। हम इतिहास में नहीं जा सकते, इसीलिए उदाहरण के लिए केवल यह कहना भर पर्याप्त नहीं है कि पाइथागोरस से पहले भी वह प्रमेय हमारे सुलभ सूत्रों में था। हमें यह भी जानना होगा कि हमारे इस कथन पर पश्चात गणितज्ञों ने प्रश्न खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रमेय तो था परंतु उसका प्रमाण नहीं था। प्रमाण पाइथागोरस ने दिया, इसलिए सुलभ सूत्रों को इस प्रमेय का श्रेय नहीं दिया जा सकता। उनके इस आरोप का उत्तर भारत के किसी और गणितज्ञ ने आज तक नहीं दिया। उत्तर दो भाग में है। पहला तो यह कोरा झूठ है कि पाइथागोरस ने प्रमेय का कोई प्रमाण दिया। पाइथागोरस के अस्तित्व का या उसके कथित प्रमाण का कोई भी सबूत नहीं है। पश्चिम में इस प्रमेय का पहला प्रमाण 10वीं सदी में अर्थात पाइथागोरस के कथित समय में 15 से 1500 साल बाद की पांडुलिपि में तुर्की में मिलता है। दूसरी बात यह है कि सुलभ सूत्रों में वर्णित प्रमेय को ठीक ऐसे प्रमाण हिंदुस्तान में मिलते हैं। यह बात उजागर करने पर जब अब पश्चिम के बचाव में एक नई समस्या उठाई जाती है कि इस हिंदुस्तानी प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग होता है, जिसे यूरोपीय फॉर्मल गणित में नकार दिया जाता है। स्मरण रहे कि पाइथागोरस प्रमेय को 10वीं सदी के प्रमाण में भी और 20वीं सदी के तक सभी उपलब्ध प्रमाण में प्रत्यक्ष उपयोग होता है, लेकिन चर्च को प्रत्यक्ष और यथार्थ से बहुत तकलीफ थी। इसलिए पश्चिमी मैथमेटिक्स में प्रत्यक्ष प्रमाण वर्जित। यह फॉर्मल गणित परिकल्पनाओं से शुरू होकर केवल डिडक्शन निगमन अनुमान पद्धति को ही स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी एम्पिरिकल प्रूफ को नहीं। वह वास्तव में गणित के दर्शन की बात है, जिसे इतिहास से जोड़ने की चाल हम कभी समझे ही नहीं। पश्चिमी समर्थक चर्च की कोरी नकल कर हमेशा यह कहने की कोशिश करते हैं कि सभी गैर पश्चिमी दर्शन वाहियात। यह बात हम बगैर किसी चर्चा के आंखें मूंद कर नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए चर्चा आगे फिर करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रहे कि विज्ञान भी प्रत्यक्ष प्रमाण या एक्सपेरिमेंट पर आधारित, और विज्ञान के विद्यार्थी ही ज़्यादा मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो सवाल यह उठता है कि यदि प्रत्यक्ष प्रमाण मैथमेटिक्स में तुच्छ है तो विज्ञान में क्यों नहीं, और यदि विज्ञान में मान्य है तो मैथमेटिक्स में क्यों नहीं। इस छोटे से सवाल का कोई भी आज तक जवाब नहीं दे पाया।